है गाइज, आज हम फिर से एक्सप्लेन करने वाले हैं दुनिया की सबसे बेहतरीन सीरीज में से एक वाइकिंग्स के तीसरे पार्ट को। तो सीरीज की शुरुआत में हम इंग्लैंड की एक और बड़ी रियासत वेसेक्स को देखते हैं जिसके बादशाह एग्बर्ट हैं और ये अपने लोगों को बता रहे होते हैं कि इन बीते सालों में उन जंगली वाइकिंग्स ने हमारे पड़ोसी राज्य नॉर्थम्ब्रिया पर लूटमार मचाने के लिए इतने हमले किए हैं कि नॉर्थम्ब्रिया लहूलुहान हो चुका है और उसके बादशाह एले को भी उन जंगलियों के आगे घुटने टेकने पड़े। पर हम बादशाह एले नहीं है, आज नहीं तो कल वो जंगली हमारे राज्य में भी घुसने की कोशिश जरूर करेंगे और तब हम उन्हें बताएंगे कि जंग कैसे लड़ी जाती है। हम उनका वो हश्र करेंगे कि उनकी पीढ़ियां तक याद रखेंगी। हमारे राज्य में घुसते ही हम उन सबको काट कर रख देंगे। उन्होंने हमारे पवित्र स्थानों को लूटा है, हम उनकी लाशों को जानवरों की लूट में बदल देंगे। जबकि इधर उत्तर में हम उन्हीं जंगली वाइकिंग्स के बादशाह रेगनार को देखते हैं जिसने अब एज़लोग से शादी कर ली है, क्योंकि इसके पेट में इसका ही बच्चा था, जिस वजह से रेगनार की पहली बीवी लेगार्ता इसे छोड़कर चली गई थी और इसका बेटा बियोन भी। पर अब इस बात को 4 साल बीत चुके हैं और एज़लोग से हुए रेगनार के बच्चे भी अब काफी बड़े हो चुके हैं। जबकि इधर लेगार्ता ने भी किसी और से शादी कर ली है, पर इसका पति इसकी इज्जत नहीं करता और इसे बात बात पर मारता रहता है और फिर कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बस मुझे गुस्सा मत दिलाया करो। और फिर इधर हम देखते हैं कि कुछ दिन बाद ही फ्लोकी रेगनार के पास आकर कहता है कि नावें तैयार हो चुकी हैं मियाँ, अब हमला कब बोलना है। वैसे तू कर क्या रिया है, लोग अब तुझे हल्के में लेने लगे हैं रेगनार। जिस पर रेगनार कहता है तो चलो उनकी गलतफहमी दूर कर देते हैं। और फिर रेगनार सबके सामने ऐलान करता है कि लंबे समय से हम तैयारियों में लगे हुए थे, पर अब हमारे जहाज तैयार हो चुके हैं, इसीलिए इस बार की गर्मियों में हम फिर से पश्चिम पर हमला करेंगे और ये हमला अब तक का सबसे बड़ा हमला होगा, क्योंकि इस बार हमारे साथ बादशाह होरिक और बादशाह बोर्ग भी होंगे और इस बार हम वहाँ एक लंबा वक्त बिताएंगे। दुनिया बदल रही है दोस्तों, उसके साथ हमें भी बदलना होगा। और फिर जश्न के दौरान ही एज़लोग देखती है कि रेगनार एक लड़की का हाथ पकड़कर उसे घूरते हुए बातें करने लगता है। तभी एज़लोग उस लड़की से कहती है कि इधर आओ लड़की, तुम जवान हो चुकी हो और उम्र के इस नाजुक दौर में संभलना, कहीं फिसल न जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि देर रात तक भी रेगनार उसी लड़की के साथ होता है। तभी एज़लोग आकर इसे ले जाती है और फिर इसके बाद जब ये अपने कमरे में आते हैं तो एज़लोग रेगनार से कहती है कि आजकल तुम लड़कियों को घूरते रहते हो, मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में क्या है। जिस पर रेगनार कहता है कि दिमाग का फितूर है तुम्हारे, मैं किसी और लड़की के साथ सोना नहीं चाहता, इसीलिए अब सो जाओ और मुझे भी सोने दो। और फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि रेगनार का भाई रोलो इसके पास आता है और इससे कहता है कि भाई मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। जिस पर रेगनार कहता है कि तुम मेरा भरोसा खो चुके हो, इसीलिए मेरे साथ मेरे भरोसेमंद लोग जाएंगे। पिछली बार तुमने जो किया है उसके बाद मैं तुम्हें अपने साथ तो बिल्कुल नहीं ले जा सकता। पर रोलो कहता है कि हम बचपन में भी एक दूसरे से लड़ते थे और फिर उसके बाद एक हो जाते थे, लेकिन रेगनार कहता है कि वो बचपन था और तुमने इस बार जो किया है वो गद्दारी है, इसीलिए तुम्हें पहले मेरा भरोसा फिर से जीतना होगा। फिलहाल मैं तुम्हें इस बार अपने साथ नहीं ले जा सकता, इसीलिए यहीं रुको और हमारे लोगों की हिफाजत करना। और फिर इसके बाद हम उसी पादरी इथेल्स्टन को देखते हैं जो अपने धर्म को छोड़कर इन्हीं में से एक बन गया है। और रेगनार लड़ाई की ट्रेनिंग के दौरान ही इससे पूछता है कि तुम्हें इंग्लैंड की याद तो आती होगी। इथेल्स्टन कहता है कभी कभी। जिस पर रेगनार कहता है कि इस बार तुम भी मेरे साथ चलोगे, वैसे काफी अच्छा लड़ने लगे हो, लेकिन किसी की जान लेने के लिए जिगरा चाहिए, इसीलिए हमला करते वक्त चूकना मत, बिल्कुल भी नहीं। और फिर जल्दी ही हम देखते हैं कि बादशाह होरिक भी यहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि एक अरसा हो गया जंग लड़े हुए, आखिरकार अब हम पश्चिम पर हमला करेंगे। पर तभी ये देखते हैं कि यहाँ पर बादशाह बोर्ग भी होता है, लेकिन बादशाह होरिक नहीं चाहते कि बोर्ग इनके साथ आए, इसीलिए रेगनार बादशाह बोर्ग से कहता है कि इस बार आपको सब्र रखना होगा, क्योंकि हमारे साथ पहले ही काफी लोग हो चुके हैं, इसीलिए हम आपको नहीं ले जा सकते। जिस पर बादशाह बोर्ग बुरी तरह से सुलग जाता है। और फिर जल्दी ही हम देखते हैं कि रेगनार अपने बीवी बच्चों से मिलने के बाद पश्चिम के सफर पर निकल जाता है और इस बार इसके साथ बहुत ज्यादा लोग हैं। पर जैसे ही ये समुद्र में और आगे की ओर बढ़ते हैं तो समुद्र में एक भयानक तूफान आ जाता है। ये सब लोग जैसे तैसे करके इस तूफान से जूझ ही रहे होते हैं। तभी ये देखते हैं कि आगे लहरें चट्टानों से टकरा रही हैं, जिससे इनके जहाज चकनाचूर हो सकते हैं, इसीलिए ये लोग अपने जहाजों को पूरा घुमाने लगते हैं। और जब सुबह होती है तो रेगनार देखता है कि ये लोग अपने रास्ते से काफी भटक चुके हैं और इनके काफी जहाज भी लापता हैं। लगता है कि वो सब डूब चुके हैं, लेकिन फिर भी रेगनार अपने बचे कुछ जहाजों के साथ किनारे पर आ जाता है, लेकिन इन्हें नहीं पता कि इस बार ये किस जगह पर आए हैं। और फिर जब ये लोग अपने जहाज से उतरकर किनारे से अंदर की ओर जाने लगते हैं तो तभी दूर से कोई सैनिक इन्हें देखकर खबर देने के लिए भाग जाता है। और
फिर रेगनार जब अपने लोगों के साथ अंदर आता है तो इन्हें जंगल मिलता है जहाँ पर ये लोग कुछ देर रुककर आराम करते हैं। पर तभी चारों तरफ से इन पर तीर बरसने लगते हैं, जिनसे बचने के लिए ये सब ढाल की दीवार बना लेते हैं। और कुछ देर तीर बरसाने के बाद वो सैनिक इन पर हमले के लिए टूट पड़ते हैं, जो काफी ज्यादा आउट ऑफ नंबर हैं। इसीलिए वाइकिंग्स इन पर सीधा हमला करने के बजाय इन्हें रोक कर रखते हैं और अपनी ढालों से इन्हें रोकते हुए अंदर से ही हमले करके इन सैनिकों को मारने की कोशिश करते रहते हैं। और बादशाह होरिक को बचाने के चक्कर में एथेल्स्टन भी काफी अच्छे से लड़ रहा होता है। और फिर जल्दी ही रेगनार भी अपने बाकी साथियों के साथ सिपाहियों से लड़ते हुए अपने दूसरे साथियों के करीब जाने लगता है और इन्हें मारते हुए ये जल्दी ही अपने बाकी साथियों के पास पहुंच जाता है और अपनी ढालों से ये लोग एक सुरक्षा घेरा बना लेते हैं। और जैसे ही ये लोग अपने आगे का घेरा खोलते हैं तो सैनिक अंदर आने लगते हैं, जिन्हें घेर कर ये लोग अंदर ही मारना शुरू कर देते हैं। और इन सभी सैनिकों में अपनी तलवारें घुसा घुसा कर मारते हुए इन सभी को अंदर की तरफ खींचते हुए आखिरकार मौत के घाट उतार ही देते हैं। और फिर रेगनार जब इन बचे हुए सिपाहियों से पूछता है तो इसे पता चलता है कि ये इस बार नॉर्थम्ब्रिया नहीं बल्कि वेसेक्स की रियासत में आए हैं, जिसके बादशाह वही एग्बर्ट हैं। एथेल्स्टन कहता है कि बादशाह एग्बर्ट तुमसे भी ज्यादा सनकी है रेगनार। और फिर तभी हम बादशाह एग्बर्ट को देखते हैं, जिनसे एक सिपाही आकर कहता है कि वो जंगली वाइकिंग्स हमारे उत्तरी तट पर आ चुके हैं। जिसके बाद बादशाह एग्बर्ट अपने बेटे से कहते हैं कि सलाहकारों के साथ मिलकर हमारी फौज को तैयार करो और जासूसों से इन जंगलियों की तादाद का पता लगवाओ। ये जंगली अपने जहाजों से ज्यादा दूर तक नहीं जाते और ना ही किसी बड़ी जंग में उलझते हैं, लेकिन अब हम इन्हें बताएंगे कि जंग किसे कहते हैं और कैसे लड़ी जाती है। जबकि इधर हम देखते हैं कि रेगनार बिना वक्त गवाए यहाँ के एक गिरजा घर पर हमला करने के लिए आ जाता है। पर यहाँ मौजूद सिपाही इनसे लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये इन वाइकिंग्स के मुकाबले काफी कम है और वाइकिंग्स इन्हें बड़ी बेरहमी से मारते हैं, जैसे मानो ये इनका मेमनों की तरह शिकार कर रहे हों। और फिर जल्दी ही ये इन सभी सिपाहियों को मार काट कर खत्म कर देते हैं। और जब ये गिरजा घर में घुसते हैं तो वहाँ इन्हें ढेर सारा खजाना भी छिपा हुआ मिल जाता है। और ये लोग जल्दी ही यहाँ का कोना कोना छान मारते हैं और सारा खजाना ढूंढकर बाहर निकाल लेते हैं। और फिर इधर हम लेगार्ता को देखते हैं, जिसका बेटा बियोन कहता है कि उस आदमी ने तुम पर फिर से हाथ उठाया ना। पर लेगार्ता कहती है कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। जिस पर बियोन कहता है कि अगर दोबारा हुआ तो इस बार वो मारा जाएगा। मुझे मेरे पिता रेगनार की याद आती है। लेगार्ता कहती है कि रिश्ता कभी खत्म नहीं होता। बियोन कहता है कि काश आप भी इस बात पर अमल करती। जबकि इधर हम बादशाह बोर्ग को देखते हैं, जो अपने लोगों से कहता है कि रेगनार ने मेरी पीठ में खंजर घोंपा है। हमारे बीच में समझौता हुआ था कि पश्चिम की लूट में मैं भी शामिल होऊंगा, पर अब जब मौका आया तो उसने मुझे मक्खी की तरह बाहर निकाल दिया। पर अब वो इसकी कीमत चुकाएगा। वो बाहरी दुनिया पर कब्जा करने गया है ना, तो अब मैं उसके राज्य पर ही कब्जा कर लूंगा। उसके चंद सिपाही और बेवड़ा भाई उसके परिवार तक को नहीं बचा पाएगा। और फिर इसके कुछ टाइम बाद जल्दी ही रोलो देखता है कि बोर्ग अपने सिपाहियों के साथ इन पर हमला करने के लिए आने लगता है। रोलो कहता है कि सभी सिपाहियों को जमा करो, हम पर हमला होने वाला है। लेकिन बेहतरीन सिपाही तो रेगनार के साथ गए हुए हैं। पर रोलो कहता है कि साथियों पीछे मत हटना, हम इन्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे। और फिर जैसे ही बोर्ग के सिपाही इन पर हमला करते हैं तो बचे कुचे सिपाही और गाँव वाले इनसे लड़ने लगते हैं। पर बोर्ग के सिपाही काफी ज्यादा हैं और बोर्ग ये बात अच्छे से जानता है कि रोलो ज्यादा देर तक इन बचे कुचे सिपाहियों के साथ इसका सामना नहीं कर पाएगा। और जल्दी ही रोलो भी ये बात समझ जाता है, इसीलिए ये लड़ते हुए धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं। और फिर अंदर जाकर ये एक सकड़ी जगह पर इकट्ठा होकर भालों और तीरों से इन पर हमला करने लगते हैं। पर बोर्ग के सिपाही तीरों से बचने के लिए ढाल की दीवार बना लेते हैं और फिर इन पर पीछे से तीर बरसाने लगते हैं। तभी एक बूढ़ा सिपाही रोलो से कहता है कि हम इन्हें रोकते हैं, तुम रेगनार के परिवार को लेकर यहाँ से भाग जाओ, अगर वो मर गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और फिर हम देखते हैं कि ये बचे हुए लोग दुश्मन पर अपनी पूरी ताकत से हमला कर देते हैं। और इधर रोलो रेगनार के परिवार और कुछ बचे कुचे लोगों को लेकर पहाड़ियों की तरफ भाग जाता है। जबकि इधर बोर्ग ने इन सभी को मारकर आखिरकार रेगनार के राज्य पर कब्जा कर ही लिया, क्योंकि उसके सिंहासन को अब ये जीत चुका है। और फिर इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि रोलो रेगनार के परिवार को लेकर काफी दूर आ जाता है और एक झोपड़े में रहने का इंतजाम भी कर लेता है। जबकि इधर बोर्ग रेगनार के गांव वालों को समझा रहा होता है कि आज से मैं ही तुम्हारा बादशाह हूँ, इसीलिए मेरे खिलाफ जाने की कोशिश भी मत करना। वादा करता हूँ कि तुम सबका रेगनार से ज्यादा ख्याल रखूंगा और जो भी मुझे रेगनार के परिवार की खबर देगा मैं उसे उसके वजन के बराबर सोना दूंगा। जबकि इधर हम देखते हैं कि छोटे से झोपड़े में एज़लोग को काफी परेशानी हो रही होती है, क्योंकि ये एक राजकुमारी है, इसे इस सब की आदत नहीं है। जबकि इधर हम कुछ टाइम बाद देखते हैं कि रेगनार का आदमी जल्दी ही
इनके पास पहुंचकर इसे बता देता है कि बोर्ग ने तुम्हारे राज्य पर हमला करके कब्जा कर लिया है और तुम्हारे परिवार का भी किसी को नहीं पता कि वो कहाँ है। इसीलिए रेगनार कहता है कि मैं फौरन अपने लोगों को लेकर जा रहा हूँ, पर बादशाह होरिक कहता है कि मैं अपने साथियों के साथ यहीं पर रुकूंगा, क्योंकि इन इंग्लैंड वासियों के मन में हमने बहुत ज्यादा खौफ बैठा दिया है, इसीलिए हमें कुछ वक्त यहाँ पर रुककर इसका फायदा उठाना चाहिए। तुम जाओ, जब तक हम यहाँ पर रुककर और लूटमार करेंगे और ये पादरी भी हमारे साथ रहेगा। जिस पर रेगनार कहता है जैसी तुम्हारी मर्जी, और फिर जल्दी ही रेगनार अपने बचे कुचे साथियों के साथ अपने राज्य की तरफ निकल जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बादशाह होरिक के आदमी यहाँ की नन को जबरदस्ती अपने खेमों में उठाकर ले जाते हैं उनकी इज्जत लूटने के लिए, जिनकी चीखें सुनकर इतल्स्टन काफी परेशान होने लगता है। जबकि इधर बादशाह एग्बर्ट का आदमी भी आकर उन्हें बताता है कि उन जंगलियों की तादाद कम हो गई, उनके 4 जहाज लौट गए। और फिर इधर हम देखते हैं कि रेगनार भी अपने घर के पास जल्दी ही पहुंच जाता है, पर पश्चिम के सफर में जाते हुए इसके काफी आदमी मर चुके थे, इसीलिए रेगनार की सेना कम हो चुकी है। और फिर जल्दी ही हेल्गा रेगनार को इसकी बीवी और बच्चों के पास ले आती है, जिनसे मिलने के बाद रेगनार की जान में जान आती है। और फिर रेगनार अपने भाई रोलो से कहता है कि तुमने मेरे परिवार की हिफाजत करके साबित कर दिया कि तुम मेरे सच्चे भाई हो, तुमने फिर से मेरा भरोसा जीत लिया है। पर रोलो कहता है कि बोर्ग के पास काफी ज्यादा सिपाही हैं और पश्चिम जाने की वजह से तुम्हारे बहुत से सिपाही मारे जा चुके हैं और यहाँ बचे हुए सिपाही भी बोर्ग से लड़ते हुए शहीद हो गए, इसीलिए इन हालातों में हम अभी बोर्ग पर हमला नहीं कर सकते, हमारे पास उतने सिपाही नहीं हैं। और फिर इसके अगले दिन फ्लोकी रेगनार से कहता है कि बोर्ग ने हमें ढूंढ लिया है, वो अपने सिपाहियों के साथ आ रहा है। पर जब रेगनार बाहर आकर देखता है तो काफी सारे सिपाही इनकी तरफ आ रहे होते हैं, पर ये दुश्मन नहीं बल्कि लेगार्ता है, जो अपने सिपाहियों के साथ रेगनार की मदद करने के लिए आई है। और फिर लेगार्ता इससे कहती है कि सुना है कि तुम मुसीबत में हो, इसीलिए कुछ योद्धा लाई हूँ तुम्हारी मदद के लिए। और इसके साथ रेगनार का बेटा बियोन भी होता है, जिसे देखते ही रेगनार फौरन गले लगा लेता है। और फिर रेगनार कहता है कि एक बार ये तूफान थम जाए, इसके बाद बैठकर खूब सारी बातें करेंगे। बियोन कहता है कि इस तूफान का मिलकर सामना करेंगे पिताजी, मेरी रगों में भी आपका ही खून है। रेगनार कहता है चलो अब अंदर आओ, बहुत इंतजार कराया तुमने। इसके बाद ये दोनों अंदर आकर अरसे बाद अपने पुराने लोगों से मिलते हैं। और फिर लेगार्ता एज़लोक के पास जाकर कहती है कैसी हो तुम, ये रेगनार के ही बच्चे हैं ना, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई, तुम भी अपने पिता जैसे बहादुर बनोगे बच्चों। और फिर इसके बाद ये सब बैठकर हमले की रणनीति बनाते हैं। रोलो कहता है कि सीधा हमला करने के बजाय हमें बोर्ग को बाहर निकालना होगा, जिसके लिए हम उसके अनाज के भंडारों को जला देंगे। जिसके बाद बोर्ग घुसपैठियों को ढूंढने के लिए जैसे ही बाहर निकलेगा तो हम उसे वहीं दबोच लेंगे। रेगनार कहता है कि ये काम बियोन और मैं करूंगा। और फिर जल्दी ही हम देखते हैं कि रात को रेगनार अपने बेटे और कुछ साथियों के साथ चुपके से बोर्ग के अनाज भंडारों में घुस जाता है और बड़ी ही खामोशी से यहाँ तैनात सिपाहियों को ये लोग जल्दी ही मार गिराते हैं। और फिर उसके बाद बोर्ग के अनाजों के भंडारों में आग लगाकर यहाँ से भाग जाते हैं। और फिर सुबह को जब बोर्ग को ये सब पता चलता है तो ये समझ जाता है कि ये रेगनार के साथियों का ही काम होगा, वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, इसीलिए बोर्ग अपने काफी ज्यादा सिपाहियों को लेकर उनके पीछे चला जाता है, क्योंकि ये अभी भी इस गलत फहमी में है कि रेगनार के पास सिर्फ चंद सिपाही ही होंगे। इसीलिए जल्दी ही ये निशानों का पीछा करते हुए एक घाटी में पहुंच जाते हैं, जहां आकर बोर्ग समझ जाता है कि ये एक जाल था, क्योंकि रेगनार काफी ज्यादा सिपाहियों के साथ इन्हें घेर लेता है। और फिर जल्दी ही रेगनार पूरी ताकत के साथ इन पर हमला कर देता है। आज पहली बार बियोन, लेगार्ता और रेगनार एक साथ लड़ रहे होते हैं और जल्दी ही रेगनार की सेना इन पर भारी भी पड़ने लगती है और ये लोग चुन चुनकर बोर्ग के सिपाहियों को बड़ी ही बेरहमी से मारते हैं, क्योंकि इन सबके ऊपर इस वक्त बदले का खून सवार है। रेगनार और उसके साथी खुले मैदान में बेखौफ इन दुश्मनों को मार काट कर खत्म कर रहे होते हैं, जबकि बोर्ग पीछे रहकर बचने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इससे मौत रेगनार के रूप में साफ साफ अपनी ओर आते हुए दिखाई दे रही है। पर इसके बीच में अभी भी बोर्ग के बहुत सारे सिपाही होते हैं जो अभी भी बोर्ग को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। पर रेगनार और उसके साथी इन सभी को गाजर मूली की तरह काटते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। और फिर रेगनार जैसे ही बोर्ग पर हमला करता है तो तभी बोर्ग के कुछ सिपाही बीच में आ जाते हैं, जिसका फायदा उठाकर बोर्ग फौरन यहाँ से भाग जाता है और रेगनार गुस्से में इसे देखता रह जाता है। पर अब रेगनार जीत चुका है, इसीलिए ये जल्दी ही अपने राज्य में वापस आ जाता है, जिसे देखकर गांव वाले बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हमें पता था कि रेगनार वापस जरूर आएगा। और ये लोग इतने अरसे बाद बियोन और लेगार्ता को देखकर भी काफी खुश होते हैं। इसके बाद जब रेगनार अपने खेमे में आता है तो एज़लोक रेगनार से कहती है कि आप लेगार्ता के आने से काफी खुश हैं, जिस पर रेगनार कहता है कि मैं तुम दोनों को ही चाहता हूँ, अगर लेगार्ता यहाँ रहना चाहेगी तो मैं उसे जाने नहीं दूंगा। जिस पर
एज़लोक कहती है कि आपको उसकी जरूरत है और मुझे उससे कोई परेशानी नहीं है। जिसके बाद रेगनार फौरन लेगार्ता से बात करने के लिए उसके पास आ जाता है और कहता है कि हमारा बेटा बियोन यहाँ बहुत खुश है, उसे यहाँ रुक जाना चाहिए और तुम्हें भी लेगार्ता। जिस पर लेगार्ता कहती है कि मैं फैसला कर चुकी हूँ। और फिर अगली सुबह जब सभा में सब लोग इकट्ठे होते हैं तो तभी लेगार्ता आती है और सबके सामने फैसला सुनाती है कि मेरा बेटा बियोन यहाँ रुकना चाहता है। अगर किसी का पिता महान रेगनार जैसा हो तो वो बेटा अपने पिता से दूर कैसे रह पाएगा, इसीलिए मैं उसे यहाँ रुकने की इजाजत देती हूँ। और जहाँ तक रही मेरी बात, तो मुझे अपने पति के पास वापस लौटना होगा, यही मेरा फर्ज है। और फिर ये रेगनार से कहती है कि इसका ख्याल रखना रेगनार, ये मेरी आखिरी अमानत है। और फिर इसके बाद लेगार्ता इन सब से विदा लेते हुए जल्दी ही अपने सिपाहियों के साथ वापस भारी मन से चली जाती है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जल्दी ही बादशाह होरिक भी अपने साथियों के साथ वापस रेगनार के पास आ जाते हैं। और फिर ये रेगनार से कहते हैं कि तुम्हारे आते ही वहाँ के बादशाह एग्बर्ट ने हम पर हमला कर दिया, जिसमें हमारे बहुत से साथी मारे गए और हमें वहाँ से भागना पड़ा। तुम्हारे उस पादरी इतल्स्टन का भी नहीं पता कि वो मर गया या दुश्मन की कैद में है, पर हमें हर हाल में उस बादशाह एग्बर्ट से बदला तो लेना ही है। रेगनार कहता है कि हमारी ताकत अब काफी कम हो चुकी है और काफी जहाज भी तबाह हो चुके हैं। जिस पर बादशाह होरिक कहते हैं तो हमें पुराने गिले शिकवे भुलाकर बादशाह बोर्ग को भी अपने साथ शामिल कर लेना चाहिए। हम जानते हैं कि उसने तुम्हारे परिवार पर हमला किया था, पर तुमने भी उसे बुरी तरह से हरा दिया है, जिससे उसकी ताकत भी अब काफी कम हो चुकी है। इसीलिए हम चाहते हैं कि उसे भी अपने साथ शामिल कर लिया जाए, जिससे हमारी ताकत दोबारा बढ़ जाएगी। रेगनार कहता है ठीक है। जिस पर बादशाह होरिक कहते हैं तो बोर्ग से बात करने के लिए तुम्हारा भाई रोलो जाएगा, ये उसे पहले से जानता है। और फिर जल्दी ही हम देखते हैं कि अगली सुबह रोलो भी बादशाह बोर्ग के पास जाने लगता है। जबकि इधर हम लेगार्ता को देखते हैं, जिसका पति इस पर गुस्सा करता है कि तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे सिपाहियों को लेकर मुझे बिना बताए उस रेगनार की मदद करने गई। इसीलिए ये अपने सिपाहियों को कमरे में भेजकर लेगार्ता को खूब बुरी तरह से पिटवाता है, जिससे ये बेहोश तक हो जाती है। जबकि इधर हम देखते हैं कि रोलो भी बोर्ग के पास आ जाता है और उससे कहता है कि भले ही तुम भूल गए थे, लेकिन मेरे भाई को समझौता याद है। तुमने जो किया उसके बावजूद भी वो तुम्हें अपने साथ पश्चिम ले जाना चाहता है। बोर्ग कहता है कि ये एक जाल भी तो हो सकता है। जिस पर रोलो कहता है कि तुम सब अभी की सोचते हो, पर मेरा भाई आगे की सोचता है और वहाँ बादशाह होरिक भी होंगे, उन्होंने तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी ली है। दरअसल हमारी ताकत कम हो चुकी है, इसीलिए तुम्हारी जरूरत है। जिस पर बोर्ग कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। जबकि इधर पश्चिम में हम देखते हैं कि बादशाह एग्बर्ट ने इतल्स्टन की जान बचाकर उसे अपने साथ ही रख लिया है, क्योंकि इसे उन जंगलियों के बारे में काफी जानकारी है। और बादशाह एग्बर्ट इससे वो सब बातें बड़ी ही चालाकी से पता भी कर लेते हैं और इतल्स्टन को लैटिन भाषा भी आती है। इसीलिए ये इससे रोमन्स की जंगी कहानियों के दस्तावेज पढ़वाकर उनकी जंगों की काफी सारी रणनीतियों के बारे में पता भी कर लेते हैं। और इधर हम देखते हैं कि रोलो के साथ बादशाह बोर्ग भी अपने बचे कुचे साथियों और 3 जहाजों के साथ आ जाता है। और फिर ये रेगनार के पास आकर कहता है कि जो भी हुआ मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ और अब से कसम खाता हूँ कि तुम्हारे साथ हमेशा वफादार रहूंगा। जिस पर रेगनार कहता है कि पुरानी बातें भूल जाओ। और फिर यह अपने साथी से कहता है कि बादशाह बोर्ग के सभी साथियों को हमारे मेहमानों के कमरे में सुला दो, उनका ख्याल रखना, किसी भी चीज की परेशानी नहीं होनी चाहिए। जबकि इधर हम लेगार्ता को देखते हैं, जिसके पति ने इसे मार मार कर काफी जख्मी कर दिया है। और यह अपने साथियों से कहता है कि हम तुम्हें इसका बदन दिखाते हैं, ये बहुत खूबसूरत है। पर तभी लेगार्ता इसकी आंख में चाकू घोंप कर इसे मार देती है और इसका कजिन इसका सर काटकर मामला शांत कर देता है। जबकि इधर रात को हम देखते हैं कि जिस कमरे में बोर्ग के सिपाही होते हैं, रेगनार के सिपाही उसे बंद करके उसमें आग लगा देते हैं। और फिर रोलो जल्दी ही अपने साथियों के साथ बादशाह बोर्ग को भी बंदी बनाकर पकड़ लेता है और फिर इसकी बीवी के साथ बैठकर पहले अपने साथियों से इसे बहुत ज्यादा पिटवाता है और इसे बुरी तरह से अधमरा करने के बाद ये इसे रेगनार के पास ले आता है। तभी बादशाह ओरिक भी आ जाते हैं और कहते हैं कि ये सब क्या चल रहा है। रेगनार कहता है कि तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं इसे माफ कर दूंगा, जिसने मेरे परिवार को मारने की कोशिश की थी। और फिर ये बादशाह बोर्ग से कहता है कि तुझे बाज बहुत पसंद है ना, तो क्यों ना मैं तुझे वही बना दूं, तेरे पंजर में अपने हाथों से अलग करूंगा, क्योंकि अब मैं तुझे बाज की मौत दूंगा। और फिर कुछ टाइम बाद पश्चिम में हम देखते हैं कि बादशाह एले भी अपनी बेटी और सैनिकों के साथ बादशाह एग्बर्ट के पास आ जाते हैं। और जब ये किले में दाखिल होते हैं तो बादशाह एग्बर्ट इनका तहे दिल से स्वागत करते हैं और कहते हैं कि हम साथ मिलकर इंग्लैंड को बचाएंगे। जबकि इधर हम देखते हैं कि बियोन अपने पिता से कहता है कि आप बोर्ग को बाज की मौत देने वाले हैं, वो क्या होती है। जिस
जिस पर रेगनार इसे बताता है कि इसमें हम उस इंसान को बैठाकर उसकी पीठ चीरकर उसके पंजर रीढ़ से अलग कर देते हैं और फिर उसके फेफड़ों को खींचकर उसके कंधों पर डाल देते हैं ताकि वो बांस के मुड़े हुए पंखों जैसा लगे और फिर उसे मरने के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। अगर ये सब वो बिना चीखे बर्दाश्त करते हुए मर जाता है तो शायद वो वेलहेला पहुंच जाए। और फिर इधर जब बादशाह होरिक बोर्ग से मिलने के लिए आते हैं तो बोर्ग इनसे कहता है कि आप रेगनार से बड़े बादशाह हैं, पर उसने आपके हुक्म की भी नाफरमानी की है। वो पहले मुझे रास्ते से हटाएगा और फिर तुम्हें मारकर तुमसे भी बड़ा बादशाह बन जाएगा। जबकि इधर पश्चिम में बादशाह एग्बर्ट कहते हैं कि पहले उन जंगलियों ने आपके राज्य नॉर्थम्ब्रिया पर हमला करके लूट मार की और अब उनके नापाक कदम हमारी रियासत वेसेक्स पर पड़े थे, पर फिलहाल हमने उन्हें खदेड़ दिया, पर वो दोबारा हमला जरूर करेंगे, वो भी दुगनी ताकत से। इसीलिए हम दोनों को भी एक हो जाना चाहिए। और जहाँ तक रही बात मर्सिया राज्य की, तो वो हम दोनों का ही पड़ोसी राज्य है, पर वहाँ राजगद्दी के लिए आपस में ही गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। उनकी बहन ने ही अपने भाइयों को मारकर गद्दी हड़प ली है और हमारे एक होने से हमें वहाँ भी फायदा ही होगा। और इस गठबंधन को और मजबूत करने के लिए बादशाह एग्बर्ट अपने बेटे की शादी बादशाह एले की खूबसूरत बेटी से करा देते हैं। जबकि इधर रेगनार से मिलने के लिए एक संदेशवाहक आता है और ये कहता है कि हमारे बादशाह के पास इतने सिपाही और जहाज हैं कि आप आसानी से पश्चिम पर हमला कर सकते हैं, पर पहले वो आपसे जंगल में अकेले मिलना चाहते हैं। जिस पर रेगनार कहता है ठीक है। और फिर जब ये जंगल में मिलने के लिए जाता है तो वहाँ पर इसे लेगार्ता मिलती है जो अपने पति को मारने के बाद वहाँ की नई बादशाह बन चुकी है। रेगनार इससे कहता है कि बादशाह जी, आपकी शक्ल मेरी पहली बीवी से काफी मिलती है। लेगार्ता कहती है कि मेरे पास 4 जहाज और 100 से भी ज्यादा योद्धा हैं, अब हम दोनों बराबर हैं, पर शायद ये बात तुम्हें हजम नहीं हो रही। रेगनार कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, चलो आज से हम एक हैं, अब साथ में मिलकर पश्चिम पर हमला करेंगे। और फिर कबीले में आने के बाद लेगार्ता को देखकर एज़लोक रेगनार से कहती है कि ये तो बहुत बड़ी मदद मिली है। और फिर रात को हम देखते हैं कि ये लोग बोर्ग को मौत की सजा देने के लिए उसे बाहर ले आते हैं और सबके सामने उसे बीच में बिठा दिया जाता है, जिसके बाद रेगनार इसकी पीठ को चीरता है। बोर्ग ये सब चुपचाप झेलता है और फिर जब रेगनार कुल्हाड़ी से इसकी रीढ़ से पसलियां अलग करता है तो बोर्ग की पत्नी वहीं पर बेहोश हो जाती है, पर रेगनार बिना रुके इसके पंजर अलग कर देता है और फिर अपनी कुल्हाड़ी से इसके फेफड़े चीरने लगता है, लेकिन बोर्ग के मुंह से एक भी आवाज नहीं निकलती और रेगनार इसके फेफड़े निकालकर इसके कंधों पर रख देता है। और बादशाह बोर्ग ऐसे ही चुपचाप बास को देखते हुए मौत को गले लगा लेता है ताकि ये वेलहेला पहुंच सके जो इनका स्वर्ग है। जबकि इधर पश्चिम में हम देखते हैं कि बादशाह एग्बर्ट के पास मर्सिया की राजकुमारी भी आ जाती है और ये वही है जिसने अपने भाई को मारकर राजगद्दी हड़प ली है और अब ये ही मर्सिया राज्य की महारानी है। बादशाह एग्बर्ट इसका अपने राज्य में भरपूर स्वागत करते हैं क्योंकि मर्सिया इंग्लैंड का सबसे बड़ा और अमीर राज्य है। जबकि इधर हम देखते हैं कि लेगार्ता भी अपने काफी सारे योद्धाओं को लेकर रेगनार के पास आ जाती है और फिर हम देखते हैं कि जल्दी ही रेगनार पश्चिम जाने के लिए सारी तैयारियां कर लेता है। अब इनके पास पहले से कहीं ज्यादा जहाज और कहीं ज्यादा सिपाही हैं, क्योंकि अब रेगनार के साथ बादशाह होरिक और लेगार्ता के भी सैनिक हैं और रेगनार इस बार पश्चिम में बहुत बड़ी फौज लेकर जा रहा है। और फिर हम देखते हैं कि इन्हें समुद्री रास्ते में काफी सारे अद्भुत नज़ारे और मछलियां मिलती हैं। इनमें से बहुत से लोग पहली बार पश्चिम जा रहे हैं और बादशाह होरिक फ्लोकी को रेगनार के खिलाफ भड़काने में लगे हुए हैं। ये उससे कहते हैं कि तुम जहाज बनाते हो और एक जहाज बनाने वाला 10 बादशाहों के बराबर होता है, तुम हमारे लिए जहाज बनाओ, हम तुम्हें कोई भी कमी नहीं होने देंगे। रेगनार तुम्हारे साथ सुतेला व्यवहार करता है। जबकि इधर हम बियोन को देखते हैं जो बचपन से ही पश्चिम जाने की जिद करता था। आज वो दिन आ ही गया और फिर कुछ समय बाद ही इन्हें जमीन भी दिख जाती है और ये लोग लंबे सफर के बाद पश्चिम पहुंच ही जाते हैं। और फिर जल्दी ही रेगनार अपने लोगों के साथ यहाँ उतरकर अपनी छावनी भी बना लेता है। पर कुछ देर बाद ही बादशाह होरिक इससे कहते हैं कि तुमने अपने आदमी को बादशाह एग्बर्ट के पास भेज दिया, वो भी हमें बिना बताए। रेगनार कहता है कि पहले मैं उनसे बातचीत करना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने उन्हें संदेश भेजा है। पर बादशाह होरिक इस पर गुस्सा करते हैं कि एक बात गांठ बांध लो, दोबारा ऐसा होना नहीं चाहिए। तुम जो भी फैसला लोगे हमसे पूछ कर लोगे, ये मत भूलो कि हम तुमसे बड़े बादशाह हैं और तुम हमारी बराबरी कभी नहीं कर सकते। और फिर कुछ देर बाद ही हम देखते हैं कि बादशाह एग्बर्ट के पास संदेश पहुंच जाता है, जिसके बदले में वो अपने बेटे को बात करने के लिए भेज देते हैं। और जल्दी ही बादशाह एग्बर्ट का बेटा रेगनार के पास भी आ जाता है और ये रेगनार से कहता है कि हमारे पिता ने आपके स्वागत के लिए हमें भेजा है, वो आपसे मिलना चाहते हैं। आपका खास आदमी इतलस्टन हमारे पास सलामत है, ये रहा उसका कड़ा। जिस पर रेगनार
पहचान लेता है कि ये तो मैंने ही उसे दिया था। और फिर रेगनार कहता है कि अपने पिता से जाकर कह देना कि हम उनसे मिलने के लिए जरूर आएंगे। जिसके बाद बादशाह एग्बर्ट का लड़का यहाँ से चला जाता है, पर जैसे ही ये कुछ दूर आगे जाता है तो तभी इन पर बादशाह होरिक के आदमी हमला कर देते हैं, क्योंकि बादशाह होरिक नहीं चाहते कि किसी भी तरह से ये समझौता हो। इसीलिए बादशाह होरिक के आदमी इन सबको मार देते हैं और सिर्फ बादशाह के बेटे एग्बर्ट को ही जिंदा छोड़ते हैं, जो यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाता है। और फिर जब रेगनार को ये पता चलता है तो वो बादशाह होरिक से कहता है कि ये आपने क्या कर दिया। जिस पर बादशाह होरिक कहते हैं कि हमने जो भी किया सही किया, हम यहाँ बदला लेने आए हैं और हमारी ही चलेगी, तुम्हें हमारा हुक्म मानना ही होगा। और फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि बादशाह एग्बर्ट की फौज जंग के लिए आ ही जाती है, जिनकी तादाद बहुत ज्यादा है। रेगनार कहता है कि हमें यहीं रुकना चाहिए, पर बादशाह होरिक कहते हैं कि हमें ऊंचाई का फायदा है, इसीलिए ये हमला कर देते हैं। इसीलिए रेगनार को भी इनके पीछे जाना पड़ता है। इस बार रेगनार की फौज भी काफी बड़ी है, पर जैसे ही ये बीच में आते हैं तो दूसरी तरफ से भी बादशाह एग्बर्ट की फौज आ जाती है और ये इन पर बिना चेतावनी के ही हमला कर देते हैं। और बादशाह एग्बर्ट दूर से ही इस जंग का मुआयना कर रहे होते हैं। रेगनार के लोगों को इनकी रणनीति समझ नहीं आ रही, ये ढाल की दीवारें ही बनाते रह जाते हैं और बादशाह एग्बर्ट की घुड़सेना अपने घोड़ों से इन्हें रोनते हुए अंदर घुस जाती है और जल्दी ही ये इन सब पर भारी भी पड़ने लगते हैं। वाइकिंग्स इन्हें संभालने की कोशिश कर ही रहे होते हैं, तभी एग्बर्ट के इशारे पर बादशाह एले की फौज भी दाएं तरफ से आ जाती है और इन पर टूट पड़ती है। अब रेगनार और उसकी फौज चारों तरफ से बुरी तरह से घिर चुकी है, पर फिर भी रेगनार और उसके सभी साथी डटे रहते हैं। एक एक वाइकिंग्स कईयों पर भारी पड़ता है, पर दुश्मन बहुत ही ज्यादा है और रोलो भी खुले मैदान में कई दुश्मनों को मार गिराता है। पर तभी बादशाह एग्बर्ट का बेटा इसे अपने घोड़ों तले कुचल देता है, जिसे देखकर रेगनार इसके करीब भी नहीं जा पाता, क्योंकि वो चारों तरफ से घिरा हुआ है। पर फिर भी ये दुश्मनों से लड़ते हुए एक घोड़े पर बैठ ही जाता है, पर ये देखता है कि इसकी फौज बुरी तरह से हार रही होती है और बादशाह एग्बर्ट को उसकी बड़ी सेना और रणनीति का साफ साफ फायदा मिल रहा होता है। तभी रेगनार कहता है भागो यहाँ से, हम नहीं जीत पाएंगे। और फिर रेगनार के लोग लड़ते हुए यहाँ से भागने लगते हैं। बादशाह होरिक भी लड़ते हुए आखिरकार यहाँ से भाग ही जाता है, पर रेगनार अपने भाई को लेने के लिए नीचे उतरकर सिपाहियों से लड़ने लगता है और बियोन भी अभी दुश्मनों से लड़ने में लगा हुआ है। और ये रेगनार को देखकर दुश्मनों को मारते हुए उसके करीब पहुंच जाता है और ये दोनों बाप बेटे मिलकर यहाँ के सारे दुश्मनों को मार गिराते हैं। पर फिर भी ये रोलो तक नहीं पहुंच पाते और यहाँ से इन्हें भागना पड़ता है, क्योंकि बादशाह एग्बर्ट की और भी फौज इनकी ओर आ रही होती है। और फिर जीतने के बाद बादशाह एग्बर्ट के सिपाही इन बचे हुए जख्मी वाइकिंग्स को चुन चुन कर मार रहे होते हैं। पर तभी इथेल्स्टन रोलो को देखकर बचा लेता है और बादशाह एग्बर्ट के पूछने पर बताता है कि ये रोलो है, रेगनार का भाई। बादशाह एग्बर्ट कहते हैं हकीम जी, इसका इलाज करो, ये हमारे काम आएगा। जबकि इधर हम देखते हैं कि रेगनार अपने लोगों को लेकर काफी दूर आ चुका है और ये बादशाह होरिक से कहता है कि ये सब आपकी वजह से हुआ है। और इधर बियोन भी बहुत गुस्से में है कि हम बुरी तरह से हार गए। रेगनार कहता है शांत हो जाओ, पर ये कहता है कि हम भाग कर आए हैं। पर रेगनार कहता है ताकि हम किसी और दिन जीत सकें। तभी लेगार्ता भी कहती है कि शांत रहो बियोन, ये सब आपस में फूट का ही नतीजा है। जबकि इधर बादशाह एले और एग्बर्ट अपनी जीत का जश्न मना रहे होते हैं और फिर कुछ देर बाद नहाते हुए बादशाह एले कहते हैं कि हमें उस रेगनार पर दोबारा हमला करके उसे पूरी तरह से कुचल देना चाहिए। पर बादशाह एग्बर्ट कहते हैं कि ऐसा करने का कोई फायदा नहीं। अगर आज हम उन जंगलियों की एक फौजी टुकड़ी को खत्म कर देते हैं तो बदला लेने और खजाने की चाह में जंगलियों की और ज्यादा सैन्य टुकड़ियां और ज्यादा तादाद में हमला करने आएंगी और ऐसा वो बार बार करते रहेंगे। इसीलिए इस घुसपैठ को रोकने के लिए हमें उनसे एक ऐसा गठबंधन करना होगा जो दोनों के लिए फायदेमंद हो। इसीलिए बादशाह एग्बर्ट इथेल्स्टन को रेगनार के पास संदेश देने के लिए भेज देते हैं। पर रेगनार इसे जिंदा देखकर बहुत खुश होता है और इथेल्स्टन रेगनार से कहता है कि बादशाह एग्बर्ट ने तुम्हें बात करने के लिए बुलाया है। जिस पर रेगनार कहता है कि जाकर कह दो उनसे हम बात करने जरूर आएंगे। और फिर जल्दी ही रेगनार बादशाह एग्बर्ट से मिलने के लिए आ जाता है और गारंटी के तौर पर जब तक बादशाह एले रेगनार के साथियों के पास ही रहेंगे। और फिर बादशाह एग्बर्ट रेगनार और उसके लोगों का अपने किले में स्वागत करते हैं और कहते हैं कि इथेल्स्टन ने हमें तुम्हारे रिवाजों के बारे में काफी कुछ बताया है, इसीलिए हमारी पेशकश यही सुनाएगा। और फिर इथेल्स्टन रेगनार से कहता है कि बादशाह एग्बर्ट चाहते हैं कि आपस में समझौता कर लिया जाए। तुम्हें काफी सारा खजाना और 5000 एकड़ उपजाऊ जमीन दी जाएगी ताकि तुम्हारे लोग यहाँ खेती कर सकें। और तुम्हें अपने कुछ सिपाहियों को भी मर्सिया की बगावत को कुचलने के लिए भेजना होगा ताकि वो हमारी तरफ से लड़ सकें। अगर तुम्हें ये सब मंजूर है तो तुम्हारे भाई रोलो को भी तुम्हें जिंदा सौंप दिया जाएगा। रेगनार कहता है कि मुझे सब कुछ मंजूर है और फिर जल्दी ही ये अपने भाई को लेकर यहाँ से चला जाता है। रेगनार इथेल्स्टन को भी अपने साथ चलने के लिए
लिए मना लेता है और अपने कुछ सिपाहियों को मर्सिया की रानी के पास ही छोड़ जाता है, जो इन्हें देखकर कहती है कि ये जंगली तो बहुत ही ताकतवर हैं, इनसे तो हमारा वंश आगे बढ़ना चाहिए। और फिर इधर कुछ समय बाद रेगनार भी अपने लोगों के साथ वापस अपने राज्य में आ जाता है। पर अब बादशाह होरिक फ्लोकी से कहता है कि रेगनार ईसाई धर्म की ओर झुकता जा रहा है, वो हम सबको बर्बाद कर देगा, देवताओं का कहर हम पर टूट पड़ेगा, इसीलिए अब फैसले का वक्त आ चुका है। क्या तुम मेरे साथ हो? जिस पर फ्लोकी कहता है हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि तुम्हें हमारे देवताओं की समझ रेगनार से ज्यादा है, वो तो हर वक्त उस ईसाई पादरी की तरफदारी करता रहता है। जिस पर बादशाह होरिक कहता है कि हम तुम पर ऐसे भरोसा नहीं कर सकते, हमारा भरोसा जीतने के लिए तुम्हें रेगनार के किसी करीबी को मारना होगा। इसीलिए फ्लोकी रात को रेगनार के भरोसेमंद साथी टोस्टिन को जहर देकर मार देता है। जिसके बाद बादशाह होरिक कहते हैं बहुत अच्छे फ्लोकी, तुमने हमारा भरोसा जीत लिया है, अब हम सबको मार देंगे, नामो निशान मिटा देंगे उस रेगनार और उसके वफादारों का। और फिर सुबह ये स्विगी को भी अपनी ओर कर लेता है और उससे कहता है कि रेगनार का अंत आ चुका है, हमारा साथ दो और उसके छोटे बेटे और पत्नी को मार देना, जिसके बाद हम तुमसे शादी कर लेंगे और तुम वैसे ही राज करना जैसे पहले करती थी। ये लो हमारा खंजर और चूकना मत। और फिर सूरज ढलते ही बादशाह होरिक चुपके से अपने सिपाहियों को बुला लेता है, जबकि इधर स्विगी रेगनार की बीवी और परिवार के साथ होती है। और फिर रात को बादशाह होरिक अपने सिपाहियों के साथ अंदर घुसकर रेगनार के सिपाहियों को मारने लगता है और ये सबको मारते हुए सीधे रेगनार के खेमे की तरफ ही जा रहे होते हैं। पर तभी लेगार्ता भी अपने सिपाहियों के साथ आ जाती है और ये बादशाह होरिक के खेमे में घुसकर उसके सिपाहियों को मारने के बाद उसकी पत्नी से लड़ने लगती है। इन दोनों के बीच में जमकर मुकाबला होता है, पर आखिर में लेगार्ता ही होरिक की बीवी को मार देती है। जबकि इधर बादशाह होरिक सीधा रेगनार के खेमे में घुस जाता है और कहता है कि बाहर निकल रेगनार, तेरा खेल अब खत्म हुआ, आज तू बच नहीं पाएगा। पर यहाँ रेगनार की जगह वही टोस्टिन होता है जिसे फ्लोकी ने जहर दिया था। तभी लेगार्ता भी अपने सिपाहियों के साथ पीछे से आकर बादशाह होरिक के सभी सिपाहियों को मार गिराती है। और फिर होरिक के सामने अंदर से फ्लोकी आता है और कहता है कि मैंने सिर्फ देवताओं और रेगनार की ही सुनी है। तभी इसके सामने आता है रेगनार, जिसे देखकर बादशाह होरिक को एहसास हो जाता है कि ये खेल इसका नहीं बल्कि रेगनार का ही रचाया हुआ था, जिसमें अब ये खुद फंस चुका है। तभी लेगार्ता इसकी पीठ काट देती है और फिर बियोन और टोस्टिन इसे जख्मी करके रेगनार के सामने घुटनों पर ला देते हैं। जिसके बाद यहाँ पर स्विगी आती है और ये इसका खंजर रेगनार को दे देती है, जिसे रेगनार बादशाह होरिक के सीने में उतार देता है। और फिर रेगनार इसे बुरी तरह से मारने लगता है कि तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे परिवार की तरफ आंख उठाकर देखा, और इसीलिए रेगनार इसे मारते मारते इसका सर तक कुचल देता है। और अब बादशाह होरिक को मारने के बाद रेगनार उससे भी बड़ा बादशाह बन जाता है। इसी बात पर वीडियो को दबाकर लाइक करो, क्योंकि वाइकिंग्स का तीसरा पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। और लाइक्स के बाद कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्योंकि मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ता हूँ। इसके पिछले पार्ट्स भी आपको एंड स्क्रीन या कमेंट्स में मिल जाएंगे, पर जाने से पहले सब्सक्राइब। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।